अच्छा 40 मिनट ड्यूरेशन इसका जो है वो हो गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। तो एक फिक्स प्रायोरिटी होती है, एक डायनेमिक प्रायोरिटी होती है, ठीक है। फिक्स प्रायोरिटी का मतलब क्या है? द टास्क ऑफ अ प्रायोरिटी फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर टास्क, ठीक है। यानी कि जो प्रायोरिटी आपने एक मरतबा दे दी, वो आखिर तक चैन चार्ट के अंदर आखिर तक वही फिक्स प्रायोरिटी चलती रहेगी। जैसे जैसे अभी दिखाया कि 2 सेकंड थी, तो 2-2 सेकंड की पीरियड 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये चलता रहेगा। जहाँ तक चैन चार्ट चल रहा है वहाँ तक चलता रहेगा। तो इसको कहेंगे फिक्स प्रायोरिटी, ठीक है। इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज इन थ्रू आउट शेड्यूलिंग, ठीक है। तो जितनी भी शेड्यूलिंग है उसके अंदर ये चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका फिक्स प्रायोरिटी के अंदर। जबकि हम बात करें डायनेमिक प्रायोरिटी की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इसके अंदर चेंज होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका अलग इन्वर्स है। द टास्क ऑफ अ प्रायोरिटी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू अदर टास्क एज पर इवेंट सिचुएशन द प्रायोरिटी वेरीज, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गैंट चार्ट के अंदर, कभी किसी टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, कभी किस टास्क की प्रायोरिटी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले T1 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, T2 की कम थी। हो सकता है आगे जाके T2 की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए, T1 की प्रायोरिटी कम हो जाए। तो पल पल के अंदर ये प्रायोरिटी चेंजेस हो सकती हैं, वेरी करती हैं। तो ऐसी 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 प्रायोरिटी के टाइप को हम कहेंगे डायनामिक प्रायोरिटी, ठीक है। तो एज पर या हम कह सकते हैं यहाँ पर एज पर इवेंट्स, एज पर इवेंट या सिचुएशन द प्रायोरिटी वेरीज। तो प्रायोरिटी जो है वो वेरी करेगी चेंज वो सिचुएशन की बिहाफ के, ठीक है। तो ये बात दोनों आपको समझ में आ गई, फिक्स प्रायोरिटी डायनामिक प्रायोरिटी। फिक्स प्रायोरिटी का तो मैंने आपको समझा ही दिया था ये अभी पिछली एग्जांपल में। जैसे T1 रिपीट होगा 2 पे, 4 पे, 6 पे, ये फिक्स्ड है। डायनामिक अभी नहीं, अभी हमने नहीं देखा, डायनामिक में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह की प्रायोरिटीज होती हैं। ये आपको एक तरह से मैंने एक समझे जनरल ओवरव्यू दे दिया। अब हम जो अपना अगला पढ़ रहे हैं ना, वो अब हमारा एक एल्गोरिदम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्केजुलिंग का। वो है पहला एल्गोरिदम, रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम। रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये एल्गोरिदम जो है ना फिक्स प्रायोरिटी एल्गोरिदम है। यानी कि इसके अंदर जो है वो प्रायोरिटी एक मरतबा हम असाइन कर देंगे और वही प्रायोरिटी जो है वो आखिर तक चलती रहेगी। तो फिक्स प्रायोरिटी एल्गोरिदम है। अच्छा, इसके अंदर फार्मूला क्या है इसका? इसका फार्मूला ये है कि जो रेट है ना, रेट यानी कि रेट का मतलब क्या है? यानी कि रेट ऑफ जॉब रिलीज, पहले कब जॉब आई, दूसरी जॉब कब आई, तीसरी जॉब कब आई। रेट ऑफ जॉब रिलीज जो है ना, रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीरियड का। रेट ऑफ जॉब रिलीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, क्या है कि अगर रेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर यूँ कह सकते हैं आप कि अगर रेट जो है वो हाई है, इसकी अगर हम उसको ले लें निशानी के तौर पे, अगर रेट अगर हाई है, ठीक है, तो पीरियड भी हाई होगा और प्रायोरिटी लो होगी। अगर रेट हाई है तो पीरियड भी हाई होगा और प्रायोरिटी जो है वो लो, ठीक है। और अगर रेट लो है
तो पीरियड भी जो है वो लो होगा, पीरियड हाई होगा, और प्रायोरिटी लो होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यानी कि रेट के हाई होने से पीरियड पीरियड भी हाई होगा, प्रायोरिटी लो होगी। पीरियड हाई यूं भी समझ सकते हैं आप, अगर पीरियड हाई है तो प्रायोरिटी लो है, ज़्यादा पीरियड वाले की लो प्रायोरिटी, ज़्यादा पीरियड वाले की लो प्रायोरिटी, और जिसका पीरियड ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी कम होगी, जिसका पीरियड यहाँ पर लो होगा, शुरू में यहाँ पर लो है, पीरियड लो हाई प्रायोरिटी, पीरियड जिसका लो होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। और जिसका पीरियड लो होगा, जिसका पीरियड हाई होगा उसकी प्रायोरिटी लो होगी। ठीक है, ये है। तो आपको पीरियड की बेस के ऊपर जो है प्रायोरिटी हम सेट कर रहे हैं। इन दोनों सेम नहीं होंगे, हमें असल में करना क्या है कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे जिसका पीरियड ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी कम, जिसका पीरियड ज़्यादा कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। यानी कि छोटे टाइम वाला जो टास्क है हम उसको प्रायोरिटी बढ़ा रहे हैं, जो बड़े टाइम वाली टास्क है जिसका पीरियड बड़ा है उसकी हम प्रायोरिटी को कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो अब इसको इसको इसका स्केड्यूल कैसे करेंगे, अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज बल्कि यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ ताकि वो चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टास्क है T1 टास्क है, और उसका जो है फोर, उसका पीरियड उसका 4 है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं, पीरियड 4 है और उसका जो है वो बस टाइम 1 है। ठीक है, बाकी नहीं दिया हुआ। बाकी नहीं दिया तो मैंने को बताया था कि फेज़ क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ, स्टार्टिंग नहीं बताया हो तो फेज़ ज़ीरो होता है, और डेडलाइन भी वही होती है जो कि पीरियड होता है, तो डेडलाइन भी इसकी ज़ाहिर है 4 ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेडलाइन भी नहीं दी गई। तो T1 के अंदर मैंने 4-1 लिख दिया। 4-1 का मतलब क्या है, सिर्फ टास्क को प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो T2 है। T2 का T2 का जो आपका पीरियड है वो 5 है, और इसकी बस टाइम जो है 2 है। इस तरह T3 है। T3 का जो पीरियड है वो 20 है, और इसका बस टाइम 5 है। ठीक है, पहली वाली चीज़ जो है वो पीरियड है, सबका पीरियड है। ये 4 पीरियड है, यहाँ पर 5 पीरियड है, और यहाँ पर 20 पीरियड है। ठीक है, पहली वाली चीज़ पीरियड है, दूसरी वाली चीज़ जो है वो बस टाइम, कितनी देर एग्जीक्यूट होगा। फेज़ दिया हुआ नहीं है तो फेज़ ज़ाहिर है सबका ज़ीरो होगा, और डेडलाइन भी नहीं दी हुई। जब डेडलाइन नहीं दी हुई तो ज़ाहिर है जो पीरियड होता है वही डेडलाइन होती है। तो बहरहाल अभी, अब आप देखो, अब आपसे में कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी असाइन करें, तो आप बताएं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। जिसका पीरियड सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। तो पीरियड सबसे कम किसका है, पीरियड सबसे कम किसका है, T1 का। बिल्कुल सही है इमादुद्दीन ने, T1 का पीरियड सबसे कम है, तो T1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। T1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। T1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। T1 के बाद किसकी प्रायोरिटी होगी, सेकंड नंबर पे पीरियड किसका है कम, T2 का। सही बताया इमाद ने, T2 अभियान सही बताया, T2। तो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसकी हाई होगी, T2 की। बिल्कुल सही बताया। और फिर इसके बाद आखिर में सबसे प्रायोरिटी कम होती, सबसे 20 के, T3 की पीरियड 20 है, उसकी प्रायोरिटी सबसे जो है ना लो होगी, T3। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि T1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। ठीक है, उसके बाद T2 की हाई है, उसके बाद T3 की हाई है। तो ये हमने प्रायोरिटी सेट कर दी,
ये प्रायोरिटी सेट कर दी हमने, ठीक है। और ये प्रायोरिटी जो है ना एक्चुअली ये क्या होती है, फिक्स प्रायोरिटी है। ये आपने फिक्स प्रायोरिटी कर दी और पूरे एल्गोरिदम के अंदर ये प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स प्रायोरिटी हो गई, ये चेंज नहीं होगी। T1 की सबसे हाईएस्ट, इसके बाद T2, इसके बाद T3, सही है। अब हम इसका जेंट चार्ट बनाते हैं, जेंट चार्ट डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम का नाम है रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम, और अब हम इसका जेंट चार्ट बनाते हैं। अच्छा, अब देखो जेंट चार्ट बनाने से पहले पहले मैं आप जेंट चार्ट को मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे लेना पड़ेगा पीरियड का एलसीएम। मैं लूँगा एलसीएम किसका एलसीएम लूँगा, जितने भी पीरियड्स हैं टास्क के, जितने भी टास्क के पीरियड्स गिवन हैं उन सबका एलसीएम लूँगा। तो आप देखो यहाँ पर कौन कौन से एलसीएम गिवन है, कौन कौन से पीरियड्स गिवन है। एक तो 4 है, T1 का क्या पीरियड है 4, और T2 का क्या पीरियड है 5, और T3 का क्या पीरियड है 20। तो आप इसका एलसीएम लेके देखिएगा, एलसीएम लेना आपको आता होगा, एलसीएम लेके देखिएगा, इसका जवाब आएगा 20 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। ठीक है, एलसीएम आपको करना आता होगा ना, ऐसे करके एलसीएम करते हैं, जो 4, 5, 20 है। आपने बचपन में हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, 5th क्लास में सिखाया जाता है। तो फिर एलसीएम लेके ना आप करोगे, 2 से करोगे, 5 से करोगे। तो आपने एलसीएम करने के बाद, ठीक है, एलसीएम करने के बाद जो है 20 आया, तो आप जेंट चार्ट कहाँ तक बनाओगे, 20 तक। अभी सवाल किया था ना किसी ने कि जेंट चार्ट कहाँ तक बनेगा, जितने भी पीरियड्स हैं, जितने भी पीरियड्स हैं उनका सबका इकट्ठा करके एलसीएम लो, तो जो जवाब आएगा वहां तक आपको जेंट चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक, यानी कि मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और ये सिलसिला चलेगा 20 तक। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये चलेगा 20 तक, ये आखिरी 20 नहीं, ठीक है, 20 है। तो 0 है, अब मैं एक एक टाइम स्लाइड कर लेता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 19 और आखिरी वो 20 है। तो 20 तक मैंने जो है जेंट चार्ट डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि सारे अब आपको यहाँ पर दिखानी है, स्केजुलिंग आप यहाँ पर हमने करनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब ज़ाहिर है सबका फेज़ जो है वो 0 है, तो 0 पे यानी कि T1, T2, T3 तीनों अवेलेबल है यहाँ, ठीक है। T1 भी है अवेलेबल, T2 भी अवेलेबल है, T3 भी अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है। तो किसको चलाएंगे हम, शुरू में किसको रखूंगा मैं, T1, T2, T3 में किसको रखूंगा मैं, जी कौन बताएगा। T1 को, हाँ ये बिल्कुल सही बताया, T1 को क्यों रखेंगे, हालांकि T2 भी है, T3 भी है, T1 को क्यों रखेंगे, क्या रीज़न है, क्योंकि सबसे हाई प्रायोरिटी, हाँ बिल्कुल सही जवाब बताया था फैसल ने, T1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है T1 की प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो जब 0 पे तीनों आ गए, T1, T2, T3, क्योंकि फेज़ मैंने नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो 0 पे तीनों आ गए। लेकिन मैं शेड्यूल किसको करूँगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, यानी कि T1 को मैंने यहाँ पर शेड्यूल कर दिया, ठीक है।
अच्छा T1 को शेड्यूल तो कर दिया, T1 का बस टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड के लिए मैंने T1 शेड्यूल कर दिया, 0 से 1 तक 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। लेकिन T1 का आप देखो, T1 का पीरियड क्या है, T1 का पीरियड कितना है 4, यानी कि वो अगली मर्तबा T1 रिपीट कहाँ पर कब कब होगा, 4 पे रिपीट होगा, ऐसे ही है ना। अगली मर्तबा T1 4, T1 का पीरियड 4 तक है, 0 से लेके 4 तक T1 का पीरियड है, अगली मर्तबा 4 पे रिपीट होगा, फिर उससे उससे अगली मर्तबा कब रिपीट होगा 8 पे, ये 4 के मल्टीपल पे चलता रहेगा, उससे मर्तबा कब रिपीट, उससे अगली बार कब रिपीट होगा 12 पे, उससे अगली बार कब रिपीट होगा 16 पे, उससे अगली मर्तबा कब रिपीट होगा 20 पे। ये क्लियर हो गया, क्योंकि 4 के फासले के ऊपर जाके हमने रिपीट किया है जो उसकी प्योरिटी होगी, ठीक है। तो ये आपके बात हो गई, तो T1 का तो ये आपने आ गया। अच्छा अब क्या आया है, अब क्या आया है T2, इसके बाद अब इसके देखो, अब देखो, अब ये T1 जो है वो 1 से लेके इसका टाइम पीरियड क्या था T1 का, 0 से लेके 4 तक। अब बताओ 0 से लेके 4 तक T1 दोबारा चलेगा, 0 से लेके 4 तक T1 दोबारा चलेगा, 0 से लेके 4 तक T1 दोबारा चलेगा, यस, इमाद ने कहा चलेगा। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले तला बदलने का सर, पहले T2 और T3 चलेगा, फिर T1 चलेगा। लेकिन मैं ये सवाल मैंने ये किया है कि जो पहला ये 0 से लेके 4 तक, क्या T1 को मैं दोबारा चलाऊंगा, T1 को मैंने यहाँ चला दिया है, T1 को 0 से लेके 1 तक T1 को चलाया, यहाँ मैं T1 को दोबारा चलाऊंगा, T1 को यहाँ दोबारा चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा, ये बताएं। अगर नहीं चलाऊंगा तो क्यों नहीं चलाऊंगा? देखो T1 दोबारा, उसने जवाब दिया, इसने कहा, उन्होंने कहा बस टाइम एक है इसलिए नहीं चलाएंगे। तो बस टाइम एक तो मैं दोबारा चला सकता हूँ ना, एक बस टाइम मैं यहाँ दोबारा चलाऊंगा, उसमें क्या है, उसका दोबारा चल जाएगा बस टाइम। देखो इसका पीरियड देखो, मैंने पीरियड देखो, पीरियड क्या है, T1 का पीरियड क्या है 4 T1 का पीरियड है 4, तो T1 जो है अपने पीरियड में एक बार चल चुका है, ये मैंने T1 को चला दिया है, अब अपने पीरियड में 4 तक T1 दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले कि अपने पीरियड के अंदर हर टास्क सिर्फ एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। अब अगली बार जो चलेगा वो 4 के बाद चलेगा, 4 से और 8 के दरमियान फिर T1 एक बार चलेगा, 8 से 12 के दरमियान फिर T1 एक बार चलेगा, समझ में आया? यानी T1 जो है वो आ, सिर्फ एक बार चलता है अपने पीरियड में, इसलिए मैं T1 को दोबारा नहीं चलाऊंगा, 4 तक तो मैं T1 को दोबारा नहीं चलाऊंगा। ये बात क्लियर हो गई ना, 4 तक मैं T1 को दोबारा नहीं चलाऊंगा। अच्छा अब मैं ज़ाहिर है T2 को चलाऊंगा, T2 की प्रायोरिटी हाई है, T1 को मैंने एक यूनिट ऑफ टाइम चलाना था, 1 यूनिट ऑफ टाइम चल गया 0 से लेके 1 तक, अब मैं किसको चलाऊंगा T2, T2 को चलाया। अच्छा T2 को जो चला दिया, T2 का T2 का टाइम यूनिट कितना है 2 सेकेंड, ठीक है, वो ठीक है मैंने 2 सेकेंड चला दिया, लेकिन T2 जो है देखो, T2 का वो क्या है, पीरियड क्या है 5, तो T2 शुरू में आया था 0 पे, तो अब T2 अब किस पे आएगा 5 पे जाके आएगा, T2 5 पे जाके आएगा, सही है ना, क्योंकि उसका बस टाइम 5 है। अब फिर T2 कब आएगा, फिर T2 का पीरियड कब आएगा, एक तो 5 पे खत्म होगा, फिर अगला पीरियड कब खत्म होगा 10 पर, बिल्कुल सही जवाब दिया इमादुद्दीन ने, अगला पीरियड T2 का 10 पे जाके कंप्लीट होगा, ये T2 का अगला पीरियड है। फिर कब कंप्लीट होगा T2 का अगला पीरियड 15 पे जाके, सही है जवाब, सही जवाब दिया था ने, 15 पे जाके जो है वो T2 का अगला पीरियड खत्म होगा, और फिर अगला आखिरी क्या होगा, T2 कहाँ खत्म हो रहा है आखिरी पे जाके 20 पे, बिल्कुल सही बताया, तो 20 पे जाके T1 भी आखिरी पीरियड 20 है और T2 का आखिरी पीरियड भी 20 ही है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
कि T2 के हमने टाइम पीरियड की स्केजुलिंग कर दी। अब T2 का वो कितना है, बस टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो T2 का 1 यूनिट ऑफ टाइम तो चल गया 2 पे। अब यहाँ पर भी मैं T2 का दूसरा यूनिट ऑफ टाइम चला देता हूँ। अब ये T2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। T2 जो है वो अपने टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड कहाँ तक था, 5 तक था। अब 5 से पहले T2 दोबारा रिपीट नहीं होगा। T2 को एक बार चलना था, T2 एक बार चल चुका है, अपने 2 यूनिट ऑफ टाइम इसने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 5 से पहले ये दोबारा नहीं चला सकता, ठीक है। T1 4 से पहले नहीं चला सकता, T2 5 से पहले नहीं चला सकता। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या बचा है, T3। तो मैं T3, ठीक है, अब क्या बचा है, T3। अच्छा, T3 जो है ना, T3 पे ज़ाहिर है शुरू में ही आ गया था। और इसका इसका जो है वो बस इसका जो है पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है T3 का, 20। T3 का पीरियड है 20 का मतलब क्या, 0 से लेके 20 तक। ये पूरा जेन चार्ट आ गया, जेन चार्ट खत्म ही 20 पे हो रहा है, जेड चार्ट खत्म ही 20 पे हो रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके 20 तक ये पूरे जेन चार्ट में एक बार चलेगा, क्योंकि उसका पीरियड ही इतना बड़ा है 20। ये पूरे जेन चार्ट में सिर्फ एक बार चलेगा, एक बार जो है ना वो चलेगा। और इसका बस टाइम कितना है, 5 यूनिट। इसका बस टाइम 5 यूनिट है, ठीक है। तो इसका बस टाइम 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट इसको चलना है। ये बात समझ में आ गई, जब ये मैंने आपको बताई 20 तक ये एक मरतबा चलेगा पूरे जेन चार्ट में। T3 सिर्फ एक बार चलेगा, 2 बार भी नहीं चलेगा पूरे जेन चार्ट में, क्योंकि 20 तक ही इसका टाइम पीरियड है। अच्छा, अब आप देखो, अब मैंने यहाँ चलाया T3 को मैंने एक टाइम सेकंड चला दिया, T3 को यहाँ चला दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 पर आया, तो 4 पे जो है अब कौन सा जॉब रिलीज हो रही है, 4 पे कौन सा टास्क रिलीज हो रहा है, T1, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अब उसका पीरियड दोबारा शुरू हो रहा है, ठीक है। वो तो एक मरतबा चल गया था पिछले पीरियड में, लेकिन अब 4 पे आके दोबारा T1 जो है आ चुका है। अब वो T1 जो है वो T3 से रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर लेगा, और T1 कहेगा कि भाई अब मुझे चलना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज़्यादा है। तो होगा क्या, T1 चल जाएगा, और T3 कितने चला अपने टाइम यूनिट के अंदर से, 5 में से सिर्फ 1 यूनिट चला, ठीक है। 5 में से 1 यूनिट चला, यानी कि अब इसके रिमेनिंग कितने रह गए, 4 रह गए ना। T3 के जो रिमेनिंग टाइम यूनिट है वो 4 रह गए। एक मरतबा चल पाया, उससे T1 ने रिसोर्स प्रीएम्प्ट कर ली, क्योंकि 4 के ऊपर आके T1 जो है वो 4 पे रिलीज हो गया, क्योंकि उसका पीरियड यहाँ पर शुरू हो रहा है, अगला पीरियड, और वो यहाँ पर आ गया T1, और वो चल गया 4 से 5 तक, तो T1 तो चल गया। अब T1 जो है 4 से लेके 8 तक, क्योंकि T1 का अगला पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है, 8 तक, तो T1 जो है 4 से लेके 8 तक दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। 8 पे T1 का अगला पीरियड खत्म हो रहा है, तो T1 जो है एक बार चल चुका है 4 पे, अब 8 तक ये दोबारा नहीं चलेगा। अच्छा, T2 की हम बात करते हैं। अब T2 जो है, T2 अब देखो यहाँ पर हो चुका, 5 पे T2 आ गया, आप देख रहे हो ना। हाँ, इस दफा आप T2 चलेगा, क्योंकि T2 इस तरह इसलिए भी चलेगा क्योंकि 5 पे T2 रिलीज हो गया है, क्योंकि 5 पे T2 का अगला पीरियड शुरू हो चुका है। अगला पीरियड 5 पे T2 का शुरू हो चुका है, T2 यहाँ रिलीज हुआ है 5 पे, इसलिए T2 यहाँ पर अब आएगा। क्योंकि इससे पहले अगर इससे पहले वाले पीरियड में तो नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि इसका पीरियड, अब नया पीरियड शुरू हो चुका है, तो अब T2 आ सकता है, बिल्कुल। तो T2 को हम यहाँ ले आएंगे, T2 यहाँ आ गया, ठीक है। और T2 का कितने टाइम यूनिट था, 2 टाइम यूनिट था, तो T2 को हमने 2 मरतबा चला दिया। बात क्लियर हो गई। T2 जो है दोबारा 2 टाइम यूनिट चल गया, तो T1 भी चल गया, T2 भी चल गया। अब T2 जो है वो 10 तक दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। 10 तक दोबारा T2 नहीं आएगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड T2 का 10 तक है, तो 10 तक दोबारा T2 नहीं आएगा, और T1 8 तक दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं T3 ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर T3 ही आ सकता है, ना T2 आ सकता है, ना T1 आ सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गुंजाइश बनती है T3 की, तो वो मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और T3 का एक टाइम यूनिट यहाँ पर चल गया, ठीक है। क्योंकि T3 का कितना बाकी था, 4 बाकी था, इसने एक और चला दिया, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, तो 4 से हो गया 3। अब इसको 3 चलना है, ठीक है। T3 को अभी 3 और चलना है, लेकिन जैसे ही ये एक ही चला पाया था, और ये अगला चलाना चाह रहा था,
ये 8वें पे T1 ने कहा कि भाई अब मेरा टाइम पीरियड दोबारा शुरू हो गया है, वो दोबारा प्रीएम्प्ट कर लेगा T3 से वो दोबारा प्रीएम्प्ट कर लेगा रिसोर्स को, और T1 दोबारा चल जाएगा यहाँ पे। ये बात क्लियर हुई कि 8वें पे यस जाके सर। जी क्लियर होगी ना? ये कोई सवाल तो नहीं है? यस सर। सवाल तो नहीं है ना? क्लियर है नो ना? सर। तो यस सर। बस आपको लॉजिक समझ में आ जाए ना, पूरा आखिर तक ऐसे ही चल रहा है। लॉजिक समझ में आ जाए ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी वही लॉजिक चल रही है आखिर तक। अब आप देखो ये अब T1 जो है ना वो दोबारा चलेगा, इसके क्योंकि इसका टाइम पीरियड शुरू हो गया। अब T1 ये चल गया 8 से लेकर 9 तक, T1 जो है वो एक मरतबा चल गया। अब 8 से, अब जाहिर है अब इसका T1 का टाइम कब 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 खत्म हो रहा है दोबारा? 12 पे। तो T1 अब 12 तक तो नहीं आने वाला, 12 तक तो T1 अब यहाँ तक 12 तक जो है T1 नहीं आने वाला, ठीक है। अब T2 को देखते हैं, T2 को मैं चला सकता हूँ? नो सर। T2 को नहीं चला सकता क्योंकि T2 का जो है 10 पे जाके खत्म हो रहा है ना। यस सर। T2 का तो 10 पे पहला टाइम पीरियड में, पहला टाइम इसका टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 5 से T2 जो है मैं चला चुका हूँ 2 मरतबा, T2 चल चुका है, और वो 10 तक उसका टाइम पीरियड है, और 10 तक अभी टाइम पीरियड पूरा हुआ नहीं है, तो इसलिए T2 यहाँ आ नहीं सकता। तो यहाँ क्या आएगा? T3। बिल्कुल सही कहा, T3 आएगा यहाँ, ठीक है। T1 चल चुका है, T2 भी चल चुका है, और T3 रह गया, तो T3 यहाँ पर एक बार आएगा। बिल्कुल सही बताया, ठीक है। T3 यहाँ पर आ गया। अच्छा, T3 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब 3 से क्या हो गया? एक मरतबा और चल गया, तो 3 से ये हो गया 2, 2। 3 से हो गया 2, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अगला चलाना चाह रहा था अपना, लेकिन अगला वो इसलिए नहीं चला पाएगा। 10 पे किसका टाइम शुरू हो गया फिर? T2। T2 का दोबारा टाइम शुरू हो गया। T2 ने कहा भाई मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज़्यादा है, T3 की प्रायोरिटी कम है, मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज़्यादा है। तो T2 जो है वो रन करेगा अपने आप को। उसने एक टाइम स्लॉट अपना रन किया। T2 के कितने टाइम स्लॉट्स थे? 2। 2। तो ये T2 यहाँ भी रन करा, और T2 ने यहाँ भी रन किया, ठीक है। अब T2 ने रन कर लिया। अब यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर जो है वो T2 जो है वो रन कर चुका है। अब 12 पे जाके जो है ना वो एक्चुअली किसका टाइम स्टार्ट हो रहा है? T1। T1 का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो T1 ने कहा भाई मेरी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, और T2 वैसे भी कंप्लीट हो चुका है। T1 ने कहा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरी है और मैं ही चलूंगा, जाहिर है। तो T1 चल गया, और इसका 1 यूनिट ऑफ टाइम था, तो एक यूनिट ही चलेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम तो 1 यूनिट ही चलेगा। 12 से 13 तक T1 चल गया, ठीक है। अच्छा 13 से, अच्छा अब अच्छा अब मैं 13 से 14 तक क्या T2 चलाऊंगा? नो सर, T3 चलाएंगे क्योंकि T2 का टाइम खत्म हो गया। T2 का टाइम तो देखो, टाइम हाँ T2 का टाइम है 10 से 15। देखो T2 का 10 से टाइम 15। पीरियड है 10 से 15, और 10 से 15 में ये एक बार चल चुका है, ठीक है। T2 एक बार चल चुका यस है सर। 10 से 15 में। तो अब मैं जाहिर है यहाँ T2 दोबारा नहीं चला सकता सेम टाइम पीरियड के अंदर, तो T2 नहीं चला सकता, लेकिन T3 चला सकता हूँ। बिल्कुल सही बताया, T3 चला सकता हूँ। तो T3 को मैंने चलाया एक मरतबा और, तो ये क्या हो गया? 2 से 1। और अगली बार में भी T3 चला सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी T3 चल सकता है, यस सर। तो यहाँ पर मैंने T3 चला दिया, और ये क्या हो जाएगा? 1 से 0। ये T3 ने अपना काम, T3 कंप्लीट हो गया, T3 कंप्लीट हो गया। अब T3 का पीरियड कितना था? 20। 20 के अंदर यानी कि पूरे जैन चार्ट में इसको एक बार चलना था, और ये एक बार पूरा चल गया यहाँ तक, ये एक बार पूरा चल गया यहाँ तक, कंप्लीट हो चुका है T3। अब T3 की आप टेंशन नहीं लो, T3 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ओके सर। 15 तक T3 हो गया। अब 15 पे जाके क्या आएगा? 15 पे जाके किसका टाइम शुरू हो रहा है? T2। T2 का टाइम शुरू हो रहा है, और T1 तो जाहिर है T1 का टाइम 16 पे शुरू होगा, तो यहाँ पर T2 ने अपना काम किया। T2 ने T2 जो है यहाँ पर आ गया, लेकिन T2 का टाइम यूनिट कितना है? बस टाइम कितना है T2 का? 2, 2 है। 2। तो वो इसने एक तो चलाया, अगला चलाने जा रहा था कि क्या आ गया? T1। T1 आ गया। अगला चलाने जा रहा था, T1 आ गया। T1 ने कहा कि भाई मैं तुम्हें दूसरा नहीं चलाने दूंगा, तुम्हारा एक तो चल गया लेकिन दूसरा नहीं चलाने दूंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज्यादा है। इसने प्रीएम्प्ट कर लिया, और T1 ने अपने आप को चलाया, ठीक है। तो उसने अपने आप को चला दिया कि मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज्यादा है, तो उसने T1 चला दिया। अब ये एक चल गया, ठीक है।
अब T1 जाहिर है 20 तक दोबारा नहीं आएगा, ये T1 आखिरी मरतबा आया था। अब T1 16 से लेके 20 तक, अगला मरतबा 20 पर ही, 20 पे टाइम पूरा हो रहा है। अब T1 आखिर तक नहीं आएगा, ना T1 आखिर तक आएगा, ना T3 आखिर तक आएगा। बचा क्या है? T2। T2 बचा है, ठीक है। T2 का है, तो T2 का एक टाइम चल गया था, एक चल गया था, एक रह गया था। उसने कहा मैं मेरा जो एक रह गया था मैं वो चला देता हूँ। T2 का एक टाइम यूनिट रह गया था, वो उसने चला दिया, और T2 का 2 टाइम यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब T2 सर भी इसके आगे के दो? अपने आप कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी के जो दो है ना, इस पे ये अब दो, इसके अंदर ना T1 चल सकता है, ना T2 चल सकता है, ना T3 चल सकता है, क्योंकि सबका जो डेडलाइन है वो यही है आखिरी की, ठीक है। T3 कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो है ना आइडल स्टेट कहलाती है, कि यहाँ पर ये 2 टाइम स्लॉट खाली जाएंगी, क्योंकि सारे प्रोसेस जो है वो अभी तक चलने थे वो चल चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन दो आखिरी के 2 स्लॉट जो है वो आइडल स्लॉट्स कहलाएंगी। आइडल सिचुएशन है, यहाँ पर कोई टास्क चल नहीं सकता, सारे कंप्लीट हो गए। तो ये स्केड्यूलिंग समझ में आई, रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम, यस सर। ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाया, पहले आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसलिए दिखाया ताकि आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन हो बीच में कहीं भी तो कर लें। तो ये इस तरह की जो है ना एल्गोरिथम को जो है ना हम कहते हैं रेट मोनोटोनिक। अब इसके अंदर फिक्स प्रायोरिटी है। पूरे एल्गोरिथम में आपने देखा T1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट रही पूरे पूरे जेन चार्ट में। पूरे जेन चार्ट में आखिर तक T1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट रही, उसके बाद T2 की प्रायोरिटी रही, उसके बाद T3 की प्रायोरिटी रही। ये प्रायोरिटी हमने शुरू में फिक्स कर दी थी, और ये किस किस बिहाफ पे फिक्स की थी? पीरियड की बिहाफ पे। जिसका पीरियड सबसे कम था उसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी थी, ठीक है। उसके बाद जो उसका सेकंड हाईएस्ट थी उसको प्रायोरिटी दी, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वाली को प्रायोरिटी दी। तो प्रायोरिटी के बिहाफ के ऊपर हमने पीरियड की बिहाफ पे हमने प्रायोरिटी सेट की, और उस प्रायोरिटी के बिहाफ के ऊपर हमने जो है पूरा एल्गोरिथम स्केड्यूल किया। और इसमें जो याद रखने वाली बातें वो यही हैं कि एक पीरियड के अंदर एक टास्क सिर्फ एक ही बार चलेगा, 2 मरतबा एक पीरियड में एक टास्क नहीं चल सकता, ये खास बात याद रखनी है। सेकंड ये कि जो हायर प्रायोरिटी का टास्क आएगा, जब वो रिलीज होगा तो वो प्रीएम्प्ट कर लेगा रिसोर्सेज को पिछले वाले से, ठीक है। जैसे T3 चल रहा था, T1 आ गया या T2 आ गया तो उसने प्रीएम्प्ट कर लिया, T3 से प्रीएम्प्ट कर लिया, T3 को रोक दिया, फिर T1 ने अपने आप को चलाया। तो ये प्रीएम्पशन होती है, ठीक है। प्रीएम्पशन होती है कि हायर प्रायोरिटी का टास्क पहले कंप्लीट हो जाए, फिर लोअर प्रायोरिटी का टास्क जो है वो बाद में कंप्लीट होगा। तो इसमें एल्गोरिथम में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं लास्ट में प्रोजेक्ट समझा दीजिएगा। अच्छा, मेरे तो 3-4 एल्गोरिथम्स आज कराने थे, लेकिन इसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया। डेडलाइन मोनोटोनिक एल्गोरिथम भी कराना है, और उसके बाद अर्लियर डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम कराने के 3 एल्गोरिथम कराने हैं रियल टाइम के, ठीक है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, वैसे इसकी लॉजिक आपको समझ में आ जाए तो चीज़ें आसान है। तो ये मैंने इसके एग्जांपल यहाँ पर सेव भी कर लिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पर रहेगी इस स्लाइड के ऊपर। अच्छा, आप लोग ये चाह रहे हो कि वो मैं प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस कर लूँ, ठीक है। मैं जी सर। प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट लिस्ट दीजिए आपको। जी सर। ये अच्छा, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अगर आपका इनके अलावा किसी का आइडिया है तो वो बता सकते हैं अपना, ठीक है।
यहाँ तो मैंने दिया हुआ कि मल्टी थ्रेडेड वेब वेब क्रॉलर, ये अच्छा ये पे मैंने कोड भी दिया हुआ है यहाँ पर कि आप गिटहब पे जाके ना जावा के इस लिंक पे जाके आपको क्रॉलर का कोड भी मिल जाएगा जावा का, ठीक है। इससे आपको वहाँ पर आइडिया भी हो जाएगा कि ये क्या करता है। तो अब क्या क्रॉलर क्या करेगा कि जितने भी आखिरी जितने भी लास्ट यूआरएल्स हैं उनको अपने पास जो है ना वो याद रखेगा, अपनी हिस्ट्री में मेंटेन करेगा और मुख्तलिफ थ्रेड्स चलेंगे बैकग्राउंड में, ठीक है। और वो थ्रेड्स जो है ना वो याद रखेंगे कि भाई इस वक्त जो है आखिरी यूआरएल किसने जो है वो आखिरी यूआरएल जितने भी यूआरएल्स हैं वो सारे स्टोर होते जाएंगे। जैसे एक तरह से हिस्ट्री मेंटेन होगी, हिस्ट्री मेंटेन होती है ना जैसे क्रोम के ऊपर। तो यस सर। मल्टीथ्रेडेड वेब क्रॉलर क्रॉलर है, ये करेगा क्या कि ये जितने भी यूआरएल आपके चले होंगे हिस्ट्री मेंटेन करेगा। लेकिन ये सिर्फ उस पर क्रोम व्रोम पे नहीं, बल्कि आपने जितनी भी यूआरएल यूज़ की होंगे ना, जितनी भी यूआरएल का मतलब क्या है, एड्रेस। तो जो भी एड्रेस आपने यूज़ किया होगा वो सारे के सारे जो है ना वो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से एड्रेसेस आपने यूज़ किए हैं, चाहे वो HTTP के एड्रेस हो, चाहे किसी फोल्डर को लोकेट किया हो। उसका कोड यहाँ पर रखा हुआ है जावा के अंदर, ठीक है। ये आपको मतलब ये कोड आपको मिल जाएगा यहाँ से हेल्प के लिए तौर पे, लेकिन ये ज़ाहिर है इसको आपको अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रोसेस मैनेजर क्या है? सर ये सिंपल, इसमें सिंपल कोडिंग होगी ना सी शार्प? हाँ सी शार्प भी कर लें, जावा को सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। तो आपको मतलब ये कोड अवेलेबल है वेब क्रॉलर का, आप सी शार्प की कोडिंग कर सकते हैं जैसे भी करें। इस तरह ये प्रोसेस मैनेजर है, आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड यूज़र प्रोसेस। मैंने आपको बताया दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस होता है, एक यूज़र का प्रोसेस होता है। एक कर्नल प्रोसेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, एक यूज़र का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक ऐसा आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो बताएगा ये, अच्छा आप बताओगे हर प्रोसेस के लिए, आप बताओगे कि सीपीयू मेमोरी और आईओ यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, ठीक है। सीपीयू कितना यूज़ किया है हर प्रोसेस ने, मेमोरी कितनी यूज़ की है और आईओ कितना यूज़ किया है। तो आप बताओगे सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन सा था, आईओ बाउंड प्रोसेस कौन सा था। इसका भी कोड जो है वो गिटहब पे रखा हुआ है सी शार्प पे, ठीक है। वहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे होता है। इस तरह से ओके। सिस्टम रिसोर्स मॉनिटर है। सिस्टम रिसोर्स मॉनिटर का करना क्या है, आपको बताता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बताता है सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो रही है। आपने देखा होगा ना टास्क मैनेजर में करके, ऐसा देखा होगा। जी सर। तो वो चीज़ आपने बनानी है अपने तौर पे, जिसके अंदर वो बताएगा कि भाई कौन सा प्रोसेस कौन सी सीपीयू यूज़ कर रहा है, कितनी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कोड अवेलेबल है, मतलब ये सैम्पल कोड है, इसी के सारे सैम्पल कोड है। इनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कैसे है, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें आपको हिंट चाहिए होगी तो ये सारा आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर है आप ये सारा तो ये नहीं दिखाओगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो सिर्फ सैम्पल के तौर पर दिखाया गया। लेकिन आपको ये इसमें आइडिया हो जाएगा सारा कि रिसोर्स कैसे कैसे सीपीयू की रिसोर्स को कैसे गेट करके उसको दिखाया जाता है। इस तरह से ये रिपोजिटरी डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन है, local changes of remote folder check Dropbox functionality, client server application which is capable to synchronize the local changes to a remote folder, ठीक है। यानी कि आपने चेंजेस कोई कर दी, फोल्डर कहीं और रखा हुआ है किसी और पीसी पर, आपने जाके आपने चेंजेस कर दी और वो रिमोटली और वो चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो वो चेंजेस कैसे होंगी, तो वो ये रिमोट डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन का ये अलग से वो दिया हुआ है, इसका भी कोड अवेलेबल है। टास्क मैनेजर एंड्रॉयड की, अगर एंड्रॉयड पे आपने टास्क मैनेजर बनाना है उसका भी गिटहब पे कोड दिया हुआ है। मल्टी थ्रेडेड प्रॉक्सी सर्वर और क्लाइंट, तो प्रॉक्सी सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। तो उसका है पावर कंजप्शन एंड एक्टिविटी मॉनिटर, कितनी पावर यूज़ हो गई, ठीक है, बैटरी कितनी कंज्यूम हो गई, बैटरी कितनी बाकी है, उसकी सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए ये कोड इसका सबके मैंने आपको गिटहब पे कोड दिए हुए हैं। एंड्रॉयड लॉगर भी है, यूनिक्स फाइल सिस्टम, सबके जो है लिंक भी दिए हैं साथ साथ। वर्चुअल मेमोरी हम आखिर में पढ़ेंगे। वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो है वो यानी कि जब रैम फुल हो जाती है तो पेजेस उठ के डिस्क पे जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको उस चीज़ को यहाँ पर जो है ना वो दिखाना होगा कि भाई कैसे जो है वो कैसे काम करता है, वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है, उसकी एक तरह से सिमुलेशन करके दिखानी है। और